जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार स्टेट की टेक्स्ट बुक आती है उस बुक का हम लोगों ने इतिहास का क्या किया था। इतिहास की बुक को प्रारंभ किया है। ठीक है, किस क्लास का? तो वर्ग 6 का। इससे पहले हमने इस बुक के अध्याय 1 से लेके 9 तक के वीडियो को क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है, अध्याय 10 है। चैप्टर का नाम है शहरी एवं ग्राम्य जीवन, मैंने शहर और ग्राम का जीवन कैसा था। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना है ये जो दिया हुआ है कृषि कार्य से जुड़े औजार। कृषि कार्य होता था उसमें कैसे कैसे औजार का इस्तेमाल होता था वो देखना है। उसके बाद दिया हुआ है कि आगे देखते हैं कि खेती का विकास। खेती का विकास कैसे हुआ? तो खेती का विकास कैसे हुआ, अब तक क्या हुआ था कि लोहे के औजार बन गए हैं। तो लोहे के औजार से क्या हुआ है, जंगलों को अधिक से अधिक तरह से क्या किया जाता है, साफ सफाई किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ, खेतों का दायरा बढ़ गया है। खेत के दायरा बढ़ जाने के कारण और इसके जो औजार हो गए, जैसे कि कृषि कार्य में जो लोहे के औजार होते हैं, जैसे जुताई के लिए, देखिए इसमें आगे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, के साथ साथ मुख्य रूप से अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। क्या किया जाने लगा, अब लोहे का औजार से अधिरोपण का काम, जो काम अभी हाथों से होता था अब मशीनों के द्वारा होने लगा। ठीक है, इस तरह खेती का विकास हुआ। उसके बाद दिया हुआ सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था, पहले क्या हुआ था कि खेती जो थी पूरी रूप से वर्षा पे आधारित होती थी, लेकिन अब क्या किया गया, सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। क्या किया गया, नहरों, कुओं, तालाबों, कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था। ठीक है, इसको उत्तरोत्तर विकास किया गया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि जहाँ पहले कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित थी, अब कृषि के लिए सिंचाई के साधन की व्यवस्था कर दिया गया। यह मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। फिर एक आता है सुदर्शन झील का नाम। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, सुदर्शन झील को बनवाया गया था। इससे पता चलता है कि सुदर्शन झील उस समय बना था किस लिए, तो खेती बाड़ी करने के लिए, ताकि प्रजा को आसानी से क्या करे, सिंचाई के लिए जल मिल सके। फिर कालांतर में पढ़ते हैं कि सुदर्शन झील के का मरम्मत किसके द्वारा कराया जाता है, तो रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, रुद्रदामन, यहाँ नाम लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ये क्या था, ये शासक था जिसके द्वारा क्या किया गया था, फिर से सुदर्शन झील को, जब सुदर्शन झील टूट गया था तो इसकी क्या की गई, मरम्मत कराई गई। इससे पता चलता है कि सुदर्शन झील का इंपॉर्टेंट कितना रहा होगा। आगे फिर होता है गुप्त वंश के शासक आते हैं, स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त यानी गुप्त काल में भी जो राजा हुए स्कंद गुप्त, वो भी इस झील का क्या कराते हैं, मरम्मत कराते हैं। तो कालांतर में इस झील का इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए क्या मिल जाता था, जल आसानी से मिल जाता था। आगे पढ़ेंगे कि जब खेती का विकास हो गया तब खेती से फायदा क्या होता था। ठीक है, जब खेती कम भूभाग में की जाती थी तो उस समय सिर्फ अपना क्या किया जाता था, पेट पाला जाता था। अब क्या हो गया, खेती का पैमाना बढ़ गया। खेती का पैमाना बढ़ गया तो इस पर लोग क्या हो गए, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई। क्या हो गया, माने लोगों की संख्या बढ़ गई, यानी मजदूर वर्ग बढ़ गए। अब अधिक लोगों की मजदूरी यानी कार्य मिलने लगा। जब अनाज बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका पैमाना बढ़ेगा तो सबको तो पहले पेट भर में मिलता था खाने के लिए। जब इसका दायरा और बढ़ेगा तो इसको क्या किया जाएगा, इसका व्यापार किया जाएगा। व्यापार व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, किससे, खेती का। ठीक है, उसके बाद जब खेती का हो जाएगा, आगे देखिए खेती के विकास के बाद आगे क्या पढ़ना है, संगम कालीन व्यवस्था। उससे पहले होगा संगम काल, तो चल जाता है कहाँ पे, साउथ बिहार मानी दक्षिण हो जाता है संगम। उससे पहले देख लीजिए व्यापार। तो उस समय व्यापार पढ़ेंगे कि कहाँ से होता था, तो रोम के साथ व्यापार होता था। ठीक है, भारत में जो भी क्या होते थे, जो बनते थे, क्या कहते थे, भारत से मसाला। ठीक है, मसाला, रेशम के वस्त्र, रेशम के जो वस्त्र होते थे, कपड़ा वो, और क्या हो सकता है, जो भी लग्जरियस चीज़ें होती थी ना, वो भारत से कहाँ जाती थी, रोम में जाती थी। भारत से कहाँ जाती थी, रोम में जाती थी। ये हो जाता था, मसाला हो गया, रेशम हो गया। उसके बाद जो हाथी दांत होता है उससे क्या बनता था, उससे पहनने के लिए क्या बनता, आभूषण बनता था, जिसको भारत से कहाँ भेजा जाता था, रोम में भेजा जाता था। और रोम से भारत में क्या आता था, रोम से देखिए, रोम से भारत में क्या आता था, तो वहाँ से क्या आती थी, वहाँ के जो कीमती पत्थर होता है ना, कीमती पत्थर आता था। ठीक है, और क्या आता था, रत्न, रत्न आते थे, कीमती मोतियाँ आती थी, और सोने चांदी के क्या होते थे, सोने चांदी के जो टुकड़े होते थे
वो भी कहाँ से आते थे, रोम से भारत आता था। और भारत से रोम में क्या जाता था, तो क्या बोलते हैं, मसाला यहाँ से जाता था, मसाला जाता था, मोती जाती थी, रेशम कपड़े जाते थे, और हाथी के दांत से बने हुए आभूषण जाते थे। उसके बाद आगे पढ़ना है संगम काल के बारे में। संगम कालीन व्यवस्था ये साउथ में विकसित थी। संगम काल में 3 राजवंश काफ़ी फेमस हुए। कौन कौन से, तो ये चोल, पांड्य, चेर, ठीक है। इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय कैसा हुआ, इनका जीवन शैली कैसी थी। उसके बाद पढ़ना है कि पुहार एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, संगम कालीन का पुहार एक जगह है, एक बंदरगाह था जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें आके लगती थी और आसानी से व्यापार व्यवसाय होता था, जिस वजह से वो क्षेत्र क्या हो गया था, काफ़ी विकसित हो गया था। फिर देखिए विनिमय, मैंने अभी क्या होता था कि सामान के बदले सामान दिया जाता था, लेकिन अब विनिमय के जगह पे क्या होगा, अगर आप सामान लेन देन करते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं, पैसा। पैसा क्या करते हैं, लेन देन होता है। हम आज के डेट में क्या करते हैं, अगर मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो सामान के बदले में सामान नहीं, हम सामान जब लेते हैं तो सामान के बदले क्या देते हैं, पैसा देते हैं। ये क्या हो गया, एक्सचेंज। सामान की जगह पे पैसा, इसको क्या कहते हैं, विनिमय के साधन। क्या हो गए, विनिमय के साधन। उस समय सिक्के थे। आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है। आहत सिक्के, वैसे सिक्के को कहा जाता है जिसको मान लिया जाता था। फिर पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ना है कि पाटलिपुत्र के का कंस्ट्रक्शन कैसा था, वहाँ के लोग व्यापार व्यवसाय कैसे करते थे। पाटलिपुत्र अपने समय क्या क्या था, काफ़ी विकसित क्षेत्र था, क्योंकि ये गंगा क्योंकि ये गंगा, सोन और गंडक तीनों नदियों के संगम पर स्थित था, जिस कारण से क्या हुआ था, जल के रास्ते काफ़ी आसानी से सुगम थे, यहाँ व्यापार व्यवसाय आसानी से हो पाता था। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद जातक कहानी। जातक कहानियों का संबंध किससे हो जाता है, बौद्ध धर्म से होता है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसमें एक मतलब हम लोगों ने ब्रीफ ले लिया कि इसमें पढ़ना क्या है। जो पढ़ना हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए सिर्फ इसको रीडिंग देना है, रीडिंग दे के देखते हैं, और फिर जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। आनंद के सवाल, ठीक है। आनंद एक लड़का का नाम है। वो कहता है, पटना जिला के गांव अकबरपुर का रहने वाला था। इसके पिताजी बीटा की चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए असुहा को धार दिलवाने लोहार की भट्टी गए। साथ में आनंद भी था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहे के औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, ये तुम्हें इसके विषय में कल ही वर्ग में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है लोहे की क्या है, हथियार है, जिसको ये पिजाने के लिए इसके दादाजी कहाँ गए हैं, लोहार के पास गए हैं। लोहार क्या करता है, आग को जलाता है, आग जला के इसमें इसको गर्म करता है, और गर्म होने के बाद इस पर धार लगाता है। बच्चे, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। क्योंकि लोहे का उपयोग उस समय बड़ी पैमाने पर होता था, क्योंकि लोहे की खोज हो जाने से ही जंगलों को साफ करके क्या किया जाता है, बहुत सारी भूमि होती है जिस पर खेती के कार्य करना आसान हुआ। फिर उन्हीं लोहे से क्या किया गया, हथियार बनाए गए। हथियार बनाकर क्या किया गया, युद्ध में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हथियार बन गया, इसका उपयोग कहाँ होगा, अब इसका उपयोग होगा युद्ध में, ठीक है। क्योंकि अब जो हथियार बने हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और नोकीले हैं, जिससे क्या होगा, एक राजा दूसरे राजा को हराएगा और बहुत बड़े भूभाग को अपने अंदर में ले लेगा। तो लोहे का आविष्कार ही एक क्या था, क्रांति का युग था। आइए आगे देखते हैं। साम्राज्य लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग वंश एवं कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझ सकते हैं। वो होता है विंध्यन रेंज पर्वत होती है, ठीक है। अगर ये हमारा भारत हो गया, ये अगर मान लीजिए प्यारा भारत का नक्शा इमेजिन कर लीजिए, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक विंध्यन रेंज है। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तर भारत,
और नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत। यही बता रहा है कि उत्तर भारत में किसका शासन था और दक्षिण भारत में किसका शासन था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब क्या होता है, ऊपर का एरिया होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इधर राइट हैंड पे पूरब और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम। यहाँ लिया पश्चिमोत्तर, यानी ये हो गया पश्चिम और उत्तर का भाग। इस एरिया को क्या कहा जाएगा, ये इस भाग को देखिए, पश्चिम और उत्तर के भाग को क्या कहा जाएगा, इस एरिया को कहा जाएगा पश्चिमोत्तर। जो भारत के ऊपर क्या पड़ती है, भारत हो जाएगा, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग हो जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का शासन रहा। उनके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अगले अध्याय में। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी यह काल कृषि उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने महाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। इस अध्याय में आप मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। देखिए, मौर्योत्तर का मतलब क्या हो गया, मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के बाद जो समय प्रारंभ होता है वो मौर्योत्तर काल होता है। मौर्योत्तर काल क्या हो गया है, काफी विकसित और फैला हुआ होता है, क्योंकि मौर्य वंश का जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, सिस्टमेटिक ढंग था, वो मौर्योत्तर को क्या मिला था, गिफ्टेड है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं खेती का विकास। खेती का विकास के बारे में, खेती के विकास में लोहे का औजार का विशेष महत्व रहा। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू किया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके और अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे की कुल्हाड़ी, ठीक है, लोहे का कुल्हाड़ी होता है, पीछे लकड़ी का क्या लगा रहता है, बेट, जिससे जंगलों को साफ करना और आसान हो जाता है। जंगलों को साफ कर जमीन को खेती लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे के औजारों के साथ साथ अधिरोपण तकनीकी का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। सिंचाई की व्यवस्था के बारे में देखिए। हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। कहाँ निर्भर होती है, मानसून एक अरबी भाषा है, ठीक है, मतलब एक विशेष मौसम में विशेष हवा का चलना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। हमारे यहाँ मानसून से मतलब होता है वर्षा का प्रारंभ होना। ठीक है, अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थितियाँ होती हैं। अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग यानी रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन इसके बाद से शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। हमने पहले पढ़ा सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक। इसका पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक महान। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और उसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। सारा खर्च सरकारी खजानों से किया गया। पुनः यह 300 वर्ष बाद टूट गया, जिसके बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने किया। सुदर्शन झील को सबसे पहले किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक और अशोक महान का दादा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब सुदर्शन झील टूट जाती है तो उसकी मरम्मत कौन कराता है? रुद्रदामन कराता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के बाद फिर कौन करता है? गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील की क्या कराई जाती है? मरम्मत कराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आप अपने शिक्षक की मदद से यह चर्चा करें, आपके इलाके में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं? क्या वे किसानों के खेतों की सिंचाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं? क्या सिंचाई के उन साधनों से किसान संतुष्ट हैं? चर्चा करिए। अब क्या हुआ है? अब तो पहले बोरिंग लगता था, अब समरसेबुल लग रहा है ताकि खेतों में पानी आसानी से जाए। पहले पेट्रोल डीजल का उपयोग होता था, डीजल का, लेकिन अब इलेक्ट्रिक होता है, क्या लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे खेतों में पानी आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए। खेती के विकास के फायदे। जब खेती का विकास होगा, किसी का भी विकास होगा, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो आइए देखते हैं उसके क्या फायदे हुए। सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से एवं उत्पादकता बढ़ाने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने उससे महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका प्रमुख परिणाम था। अब खेती का जब विकास होगा तो इसका फायदा ये हुआ कि अब लोगों की संख्या बढ़ गई। जो लोग खेती से जुड़े, यानी क्या हुआ? मजदूर की संख्या बढ़ गई, तो राजा को मजदूरी भी अधिक मिलने लगा। इस मजदूरी का उपयोग राजा कहाँ करने लगा? महल बनवाने में, किलाबंदी कराने में, सैनिक रखने में। तो फिर इसी खेती का पैमाना बढ़ गया, तब खेती से क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। अब आइए देखिए व्यापार के बारे में। ठीक है, इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति, बंगाल को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का, अब फिर बोल रहा है उत्तर पश्चिम, तो अगर ये भारत ऊपर हिस्सा क्या होता है? नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण, और राइट हैंड पे हो जाता है पूरब, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की जब भी बात हो तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर के बगल में ये भारत का एरिया, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, इन सब जगह का क्या हो रहा है? बात हो रहा है। आगे देखिए। पश्चिम एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ, मगर एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार प्राय इसी मार्ग से होता था। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित, देखिए रोम क्या करता था? भारत में जो चीज़ मिलती थी क्या क्या? रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से जो आभूषण बनता था,
रोम क्या करता था, इसको अपने पास भारत से मंगाता था, यानी आयात करता था। ठीक है, और भारत वहाँ से क्या करता था निर्यात में, तो कीमती पत्थर, मोती, आभूषण कहाँ से आता था, रोम से। और भारत से रोम में क्या जा रहा है, मसाला, ठीक है, हड्डी का आभूषण, और क्या जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। संगम कालीन व्यापार, संगम कालीन कहाँ होगा, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन बांटता है, तो विंध्य पर्वत। ठीक है, दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल का कार्यकाल कब हो जाएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक। कौन सा काल, संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफी उर्वरक थी, माने उपजाऊ थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। अब यहाँ संगम काल में राजस्व का माने जो टैक्स आता था सबसे ज़्यादा कहाँ से आता था, तो कृषि से। लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के 3 राजवंश का शासक चोल, पांड्य और चेर, इसको नाम याद रखें, चोल, पांड्य और चेर, संगम कालीन व्यापार को काफी उन्नत बनाया। संगम काल, संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चेल एवं चेर, उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, पुहार क्या है। पुहार एक संगमकालीन बंदरगाह है। बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां पर पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आकर लगती है और उन जहाज़ों पे से माल को उतारा जाता है, तो वो जहाज़ खाली होती है, फिर उस जहाज़ पर यहाँ के माल को रखा जाता है, फिर ये जहाज़ें दूसरे जगह जाती हैं। इस कारण से इस एरिया का क्या हुआ, काफ़ी अधिक विकास हुआ, क्योंकि माल को उतारने और चढ़ाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या आते, मजदूर आते थे और काम में लग जाते थे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। पुहार की व्यापारिक गतिविधियाँ। ठीक है, पुहार संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी बाड़े यानी डॉकयार्ड पर उतारी जाती थी। डॉकयार्ड वहाँ का था जहाँ पर आके जहाज लगती है, और पाल वो होता है जो ऊपर लगा रहता है, जिस दिशा में हवा का झोंका रहता है उस हवा में नदी का क्या कहते हैं, जहाज की रफ्तार तेज होती है। विदेश से व्यापार का कारण पुहार के लोगों काफ़ी धनी हो गए। अब मान लीजिए जिस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय विदेशों से होता है, जो व्यक्ति वहाँ रहेंगे निश्चित रूप से वो क्या हो जाएंगे, धनी मनी हो जाएंगे। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिले होते थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे के मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज लहराते थे। इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे, जो जहाज़ों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन पुस्तकों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। क्या आपके गांव या शहर के व्यापारी भी इतनी ही समृद्धि हैं जितने पुहार के व्यापारी थे? इनकी समृद्धि के क्या कारण थे? इनकी समृद्धि के कारण तो यही है
क्योंकि ये बंदरगाह है तो विदेशों से व्यापार हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, विदेशों से माल और पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग थे निश्चित रूप से क्या होंगे, धनी मनी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। संगम कालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, फुहार, अरिकमेडु में यवन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। कौन ला रहा है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, यवन व्यापारी क्या ला रहे हैं, ये लोग बोतल में शराब, दीपक और सोना। इसके बदले में ये लोग क्या ले जाते हैं, काली मिर्च एवं अन्य मसाले। भारत शुरू से ही मसालों के लिए फेमस रहा। अंग्रेज भी यहाँ आते हैं तो मसाला को देख के ही आते हैं, क्योंकि अंग्रेज जिस प्रदेश से आते हैं वो प्रदेश क्या होता है, काफ़ी ठंड होता है। वहाँ हर मौसम में जानवर नहीं मिलते थे। जब बर्फबारी ज़्यादा होती है तो वहाँ के जानवरों को क्या किया जाता है, बर्फ़ में दबा दिया जाता है और बाद में उसे निकाल के खाया जाता है। तो बिना मसाला के जब वो खाते थे तो उसमें उसका टेस्ट नहीं आता था। पर जब उनके साथ क्या किए, जब काली मिर्च मिला के खाने लगे तो उसमें टेस्ट आता था। इसलिए अंग्रेज भारत से काले मिर्च का व्यापार बड़े पैमाने पे करते थे। आगे देखते हैं। समुद्र एवं पर्वत के प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्ह वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्मित किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। विनिमय मतलब क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना। देखिए, व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय मतलब होता है लेन देन के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखते थे। क्या होता है, जिसके पास गाय की संख्या अधिक होती थी वो काफ़ी धनी व्यक्ति माना जाता था। लेकिन अब लेन देन में क्या हो गया है, अब लेन देन में सिक्कों का उपयोग होने लगा। इसको क्या कहते हैं, विनिमय। मतलब एक वस्तु के लेना और बदले में क्या देना, सिक्का देना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखे होंगे पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्य के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने। किसने किया, याद रखिए, हिंद यूनानियों ने। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है, चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह, सिर्फ क्या होता था, उस पर राजकीय मुहर मार दीजिए, वो आहत सिक्के हो जाता था। क्योंकि उस सिक्के का कोई वैल्यू नहीं होता था, सिर्फ वो मुहर बताता था कि वो सिक्का कहाँ का है और किसके द्वारा जारी किया गया है। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, सिर्फ व्यापारिक कार्य में। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपयोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले हैं। इन सिक्के से हमें उनकी जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास का भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः यह सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालें। ये देख लीजिए, ये उस समय के सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ इस पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये सिर्फ ये जो लगा हुआ है ये मुहर है। आहत करके मतलब इसको सिर्फ निशान लगा दिया गया है। सिक्कों के मिलने से भी पता चलता है कि इस पे देखिए, इस सिक्के पर किसका फोटो है, कब चलाया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है। इस पे भी इससे पता चलता था कि ये सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए हैं और इस शासक किसके क्या थे, किस धर्म को मानने वाले थे। ये सब सिक्के को देख के भी इतिहासकार ने देख के क्या किया है, लिखा है, क्योंकि सटीक जानकारी नहीं मिलती है। एक खुदाई में एक सिक्का भी मिलता है,
इतिहासकार उस पर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों के केंद्र। ठीक है, शहर के बारे में देखिए, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अमीरमेडु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। ये दक्षिण भारत के हैं। पाटलिपुत्र देखिए, जो उस समय काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी शक्तिशाली यहाँ राजा हुए हैं। पाटलिपुत्र की जो बनावट थी प्राकृतिक रूप से काफ़ी धनिक थी, क्योंकि यहाँ इसके बगल में क्या था, जंगल था, जहाँ आसानी से क्या मिल जाता था, हाथी। हाथी का उपयोग कहाँ हो रहा है, युद्ध में। और क्या है, गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी, तीनों नदियों संगम है, जिससे क्या होता है, व्यापार व्यवसाय करना आसान हो जाता है। तो ये भौगोलिक रूप से काफ़ी धनी क्षेत्र था। ठीक है, और यहाँ काफ़ी कुशल शासक भी हुए। आइए देखते हैं, विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र पटना का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यहाँ यातायात के लिए दो तरह क्या थे, साधन उपलब्ध थे यातायात के लिए, दो तरह के। कौन कौन से, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, जाने वाला स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग द्वारा तम्र लिपि यानी बंगाल में जो बंदरगाह करता है, यहाँ से रास्ता जाता था, क्योंकि गंगा नदी भी कहाँ गिरती है, जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर के चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। वर्तमान पटना का भीखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालन अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे, जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। इन गतिविधियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को क्या किया जाता था, दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। ये सब क्या है, शिल्पकार हैं, जो कुछ न कुछ क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। हमें उस समय के गांवों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि उस समय के गांवों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा शायद ही हुए थे। फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्यों से हमें गांवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था, तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं अन्य प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव प्रशासनिक संरचना एवं स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जलवायु में भी थोड़ा अंतर है, यानी भौगोलिक स्वरूप अलग है, इसलिए राजनीतिक स्वरूप भी क्या था, भिन्न था, और आज भी क्या है, भिन्न है। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था। अभी भी गांव में मुखिया होते हैं, जो मुखिया काफ़ी क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था, लेकिन अभी क्या होता है, वंशानुगत नहीं है। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम, बंधुआ मजदूर रखते थे। ये राजा के लिए काफ़ी
राजा के लिए क्या करते थे, कर वसूलते थे। न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उसे गृहपति कहा जाता था। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों को क्या कहा गया, दास, कर्मकार, शिल्पकार आदि शामिल थे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं, या तो उनको दास कहा गया, या कर्मकार, या शिल्पकार। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेलाल, जो दक्षिण भारत में बड़े किसान थे उसको वेलाल कहा जाता था। छोटे किसान को उनवार, भूमिहीन मजदूर एवं दासों को कडेसियार और अदिमाई। बड़े किसान को वेलाई, छोटे किसान को उनवार और भूमिहीन मजदूर को कडेसियर और दासों को आदिमई। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार का मतलब वो होता है जो अपने हाथों से कुछ बनाते हों। मौर्योत्तर कालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरे के लिए विख्यात था। हीरा के लिए कौशल, विदर्भ और कलिंग। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए। बंगाल मलमल के लिए, यहाँ देखिए बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी, अभी भी बनारसी साड़ी काशी का फेमस है। दक्षिण में मदुरई प्रमुख केंद्र थे। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी किया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इसी काल में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों की कला एवं साहित्य का भी इसमें प्रभावित हुई। आगे देखते हैं, जातक एक निर्धन की चतुराई। जातक कथा एक निर्धन की चतुराई। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित हैं जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों की आंधी आई। वहाँ के राजा का बगीचा टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली सारी टहनियाँ एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया और टहनियाँ एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गया। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में इधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों एवं पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देकर घास काटने वालों ने उससे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है।
बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़े के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गद्दा घास दे देना, जब तक अपनी घास मत बेचना, जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में उसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति क्या हो गया, धनी बन गया। बच्चे, क्या आप बताएंगे कि घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े के साथ शहर क्यों आया होगा? आप सोचिए, सोच के इसका जवाब एक दूसरे को दीजिए। इस प्रकार यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। इसके बाद कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? तो उनको गृहपति। संगम काल का विकास दक्षिण भारत में हुआ। संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो वेलार। क्या कहा जाता था? वेलार। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद स्कंदगुप्त ने, और उसके बाद सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य करता है, बनवाता है, और उसके बाद जब वो क्या होता है, जब वो नष्ट थोड़ा विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, तो फिर रुद्रदामन, और रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त। संगम कालीन व्यापारी नगर कौन नहीं है? तो पुहार तो है, एक बंदरगाह था, ये भी था, ये भी कन्याकुमारी इसका आंसर होगा। कन्याकुमारी एकदम दक्षिण में पड़ता है। आइए चर्चा करते हैं। लगभग 2500 साल पहले आंतरिक व्यापार में कौन सी कठिनाइयाँ आती होगी? तो 2500 साल पहले जब आदमी व्यापार व्यवसाय करता होगा तो उस समय मुद्रा की दिक्कत होती होगी, जो विनिमय का साधन था। फिर एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा को समझने में दिक्कत होता होगा। तीसरा हो जाता तो कि रास्ता का उस समय जो जल मार्ग का कनेक्टिविटी हो या स्थल मार्ग का कनेक्टिविटी हो ठीक से ना रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके गांव में आज खेती कैसे की जाती है? प्रयुक्त होने वाले 5 औजार। खेती आज भी खेती अपने अपने गांव में हम लोग देख ही रहे हैं कैसे हो रही है। आजकल खेती का पैमाना पूरी तरह से ट्रैक्टर पर डिपेंडेंट हो गया है। क्या हो गया? आश्रित हो गया ट्रैक्टर पे। 5 औजार का नाम, एक ट्रैक्टर हो जाएगा, फिर हार्वेस्टर हो जाएगा, फिर पावर टिलर हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा जिससे बीज जो डाला जाता है, पलाव हो जाएगा। ठीक है, आज सिंचाई की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आप तुलना करें। आज हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। पहले प्लास्टिक की पाइप नहीं लगती होगी। ठीक है, इस तरह क्या है, पद्धति है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। दिया हुआ है कि प्राचीन काल में कौन सी पद्धति है? प्राचीन काल में सोचिए, अभी जो पद्धति अपनाई जा रही है, जो प्राचीन काल में पद्धति होगी कि नहीं होगी? प्राचीन काल में पाइप तो होगा नहीं, लोग मिट्टी की क्यारी बना के खेती बाड़ी करते थे और सिंचाई किया करते थे। इस प्रकार यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले अध्याय में। इसका और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें और क्या क्वेश्चन है, आइए करके देखें। आप अगर शिल्पकार को काम करते हुए देखते हैं तो उनके बारे में लिखिए कि वे कैसे काम करते हैं। शिल्पकार में कौन कौन आते हैं? हम लोगों ने देखा, वह व्यक्ति जो अपने हाथों से कुछ बनाता हो। क्या हो जाएगा? सुनार आ जाएगा, लोहार आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ई आ जाएगा। ठीक है, ये सब लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाते हैं, ये सब शिल्पकार हैं। पाटलिपुत्र के लोग कौन कौन से कार्य करते थे? तो पाटलिपुत्र एक विकसित शहर था। ठीक है, क्योंकि यह मौर्य वंश की राजधानी थी और इसके आसपास के लोग गांव थे। ये लोग क्या करते थे? पाटलिपुत्र के लोग व्यापार व्यवसाय करते थे और यहाँ के जो गांव के लोग थे, यहाँ अपने दूध दही को ले जाकर क्या करते थे? पाटलिपुत्र में बेचते थे। अब भारत से रोम को निर्यात एवं आयात, आयात मतलब जो रोम से आए, निर्यात मतलब जो यहाँ से जाए। तो यहाँ से क्या किया जाता था? यहाँ से जाता था भारत से मसाला। सबसे पहले क्या जाता था? मसाला जाता था। फिर रेशम के कपड़े जाते थे, और क्या जाता था? उसके बाद हाथी के दांत। हाथी के दांत के क्या? हाथी के दांत से जो आभूषण बनते थे, ये 3 चीज हो गया। और ये निर्यात, ये भारत भेजता था। और रोम से आता क्या था? आने वाला में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हो जाएगा कीमती पत्थर, रोम से आते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? रत्न आता था।
और मान लीजिए फिर मोती, इस तरह 3 क्या हो गया, 3 आने वाला और 3 जाने वाला। ठीक है, और आगे क्या है, वर्ग परिचर्चा, ये आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, इस प्रकार यह अध्याय हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 11 के साथ। ठीक है, ये जो वीडियो का बनाने का पर्पस है हमारा, इसको आप एक बार देखेंगे तो ये बीपीएससी जो टीआरई टीचर का एग्जाम हो रहा है उसमें, या बिहार दरोगा में, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और वैसे छात्र जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, जिनका एग्जाम हो रहा है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं, या फिर जो 6 में गए हैं वो सब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।